तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग हमारी दुनिया का हमारी दुनिया जो है कक्षा 7 का तीसरा अध्याय आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियां के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भू आकृतियां किसे कहते हैं। ठीक है, तो भू आकृतियों का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के ऊपरी सतह, क्या बच्चों, पृथ्वी का जो ऊपर का सतह होता है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर अनेकों प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। उदाहरण, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां आदि भू आकृतियों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो जो हम बच्चों अपने धरती पर जो पर्वत को देखते हैं, घाटियों को देखते हैं, पठार को देखते हैं, मैदान को देखते हैं, महाद्वीप, महासागर जो है वह जो है बच्चों, इन्हें ही हम भू आकृतियां कहते हैं। तो धरती पे जो भू आकृतियां हैं उसको बनाने के लिए धरती के अंदर एक आंतरिक बल कार्य करता है, जिससे ये भू आकृतियां बनती हैं। ठीक है, तो धरती पे दो प्रकार के बल बच्चों काम करते हैं, एक आंतरिक बल और एक बाह्य बल। आंतरिक बल का अर्थ होता है धरती के अंदर से लगने वाला बल, और बाह्य बल का अर्थ होता है धरती के ऊपर लगने वाला बल। ठीक है, और भू आकृतियां किसे कहते हैं, जो हम धरती पर देखते हैं, मैदान, पठार, पर्वत और इस तरह की जो चीजें हम भूखंड को देखते हैं, इन्हें हम भू आकृतियां कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शंभू शाम में पढ़ाई कर रहा था। उसने स्वयं को हिलते पाया। अचानक मोबाइल की घंटी से उसकी तंद्रा टूट गई। फोन उसके मित्र का था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने स्पीकर ऑन कर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, पटना में भूकंप आया है। सारे लोग अपने घर से बाहर निकल गए। तुम लोग कैसे हो? उसके मित्र ने कहा, टीवी पर भी खबर आ रही है। शंभू ने उठकर टीवी खोला। उसमें खबर आ रही थी, बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे घर से बाहर निकलें। शंभू भी माँ बहन को लेकर अपने घर से बाहर निकला। बाहर भी कई लोग निकलकर चर्चा कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप का झटका आया और उन्हें महसूस हुआ जैसे वे नाव पर सवार हों। इन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो क्या हुआ बच्चों, शंभू नाम का कोई लड़का है जो पढ़ाई कर रहा था। अचानक देखा कि उसको महसूस हुआ कि वह हिल रहा है। तब तक उसके मित्र का फोन आया और ये पता चला कि भूकंप के झटके आए हैं। भूपर्पट्टी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती हैं, जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें गतिशील रहती हैं, जिनसे द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। तो जो भूपर्पट्टी होता है जो बच्चों, वह जो है उसे हम क्रस्ट भी कहते हैं। वह पृथ्वी का ऊपरी सतह होता है। क्या होता है बच्चों? वह पृथ्वी का ऊपरी सतह होता है। और पृथ्वी का ऊपरी सतह जो होता है उसमें कई जो है प्लेटों में विभाजित होता है। ठीक है, किसमें विभाजित होता है बच्चों? प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट जो है बच्चों गतिशील, मतलब उनमें गतिमान रहते हैं, वो चलते रहते हैं। वो प्लेट धीरे धीरे खसकते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, जिनसे क्या होता है, द्वीपों का, महाद्वीपों का और महासागरों का निर्माण होता है। अगले दिन के अखबार में भूकंप से जुड़ी खबरों की भरमार थी। बाहर से भी जितना मुंह उतनी बातें। कुछ लोग घर छोड़कर बाहर ठहर गए थे। उन्हें इस बात का संदेह था कि आज फिर भूकंप आने वाला है। लोग रात में डर से सो भी नहीं पाए थे। प्रशासन ने भूवैज्ञानिकों को बुलवाया। भूवैज्ञानिकों को कौन, किसको मतलब बच्चों? मतलब जो भू के बारे में, धरती के बारे में जो वैज्ञानिक होते हैं, पृथ्वी से रिलेटेड, उन्हें भूवैज्ञानिक कहते हैं। उन्होंने कई जगहों पर कुछ उपकरण लगाए। रात में उन्होंने चर्चा का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को बताया भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है, अतः भूकंप आने की आशंका एवं अफवाह से दूर रहें। ठीक है, भूकंप आने का पूर्वानुमान मतलब कोई ये कह दे कि इस जगह पे भूकंप आने वाला है। पूर्वानुमान का अर्थ यही होता है, मतलब पूर्व से पहले अनुमान लगाना कि भूकंप आ सकता है, ऐसा संभव नहीं है। मतलब भूकंप के बारे में नहीं कहा जा सकता कि भूकंप आने वाला है। अतः भूकंप के बारे में अगर अफवाहें उड़ती हैं तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर है, कुछ पत्रकारों ने पूछा, महाशय आखिर भूकंप क्यों आते हैं? भूवैज्ञानिक महोदय ने बताया,
देखिए, हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों से विभाजित है जो हमेशा गतिमान रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, तो कुछ दूर जाती हैं, तो कुछ साथ साथ रहती हैं, जिसके कारण आपस में टकराहट होती है और कंपन शुरू होता है। उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। उसके प्रभाव से कई भूभाग धंस जाते हैं, तो कई ऊपर उभर जाते हैं। ये घटना यदि मानव बचाव वाले क्षेत्रों में होती हैं तो अत्यंत विनाशकारी होती है। तो क्या होता है बच्चों, धरती के सतह पर प्लेट जो होता है कई प्लेटों में विभाजित होता है, और यह प्लेट जो बच्चों गतिमान चलती रहती है, और यह प्लेट जब एक दूसरे प्लेट से टकराती है तो हमें कंपन महसूस होता है और भूकंप के झटके आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, भूकंप की उत्पत्ति बना हुआ है। उद्गम केंद्र, जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। तो धरती के बीच में एक केंद्र होता है, जहां भी भूकंप आने वाला होता है वहां एक केंद्र होता है, जिसको जहां से भूकंप शुरू होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है प्लेट सीमा, अधिकेंद्र। भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। तो भूकंप की तरंगे जो होती हैं बच्चों सभी दिशा में किधर निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। और जहां से भूकंप शुरू होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और उद्गम केंद्र के ठीक सामने जो है अधिकेंद्र होता है। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र के बारे में। यहाँ पे आगे भूवैज्ञानिक ने आगे बताया कि कुछ ऐसे यंत्र हैं जिससे हम भूकंप की तीव्रता एवं उसकी उत्पत्ति का स्थान पता कर सकते हैं। तो ऐसे यंत्र पाए जाते हैं, ऐसे यंत्र होते हैं जिससे हम भूकंप की तीव्रता की कितना तेज भूकंप आया था इसे हम माप सकते हैं, और उस मतलब वो भूकंप कहाँ से शुरू हुआ, उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई उसकी, ये भी हम उस यंत्र से पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है, जनवरी 1934 में दरभंगा बिहार में, सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में, जनवरी 2001 में कच्छ एवं भुज गुजरात में भूकंप के भयंकर झटके महसूस हुए, जिससे जान माल की व्यापक क्षति हुई। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पत्रकार ने पूछा, महोदय क्या हम इससे होने वाले नुकसान को नहीं रोक सकते? क्या आप जानते हैं 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखिए बच्चों, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो जीके से रिलेटेड होते हैं, और इन सब क्वेश्चन को जरूर कॉपी में नोट डाउन करके इसको अलग से जरूर लिखना चाहिए। तो जापान में कब बच्चों, 11 मार्च को 2011 में जापान में बहुत ज्यादा भूकंप के झटके आए थे, जिससे बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं। किसे नापते हैं बच्चों? सिस्मोग्राफ। भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने का इकाई है। ठीक है, तो जैसे हर चीज की एक इकाई होती है, वैसे ही भूकंप को मापने का जो इकाई होता है वह क्या होता है बच्चों? रिएक्टर पैमाना भूकंप की मापने की इकाई होती है। अब देखिए यहाँ पर भारत का मानचित्र दिया हुआ है। ये जो है मानचित्र दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ डॉट डॉट्स दिए गए हैं, यहाँ पे जालीनुमा बना हुआ है, ये सिर्फ एक लाइन दी गई है, यहाँ पर इस तरह से काला काला है। तो ये इसमें यह दर्शाता है कि जो काला वाला हिस्सा है, यानी ये जो हिस्सा है बच्चों, यह जो क्षेत्र है वो अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप वाले ये क्षेत्र हैं। फिर देखिए ये जाली वाली जो जगह है, यानी यहाँ जितनी भी जाली वाली आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र हैं अधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। ये अत्यधिक मतलब सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा कम ये अधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। उसी तरह से ये जो आपको सिंगल सिंगल लाइन जो दिख रही है, यह जो भारत के मानचित्र पे ये जितने भी क्षेत्र हैं बच्चों, वह जो है कम, थोड़े से कम जोखिम वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, मध्यम, जिसे हम कह सकते हैं मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र है। और जो ये क्षेत्र है जो आप देख रहे हैं भारत के मानचित्र पर, ये दूसरा, ये पहला और ये, तो ये जो है वह कम जोखिम वाले क्षेत्र है, मतलब यहाँ भूकंप के क्षेत्र कम है, भूकंप का यहाँ आने की आशंका कम है। तो ये 4 जोन में देखिए, 5, 6, ये 4 जोनों में विभाजित है। ठीक है, 4 जोन में 1, 2, 3, 4, तो 4 क्षेत्र में हम ये जो है भारत का भूकंप क्षेत्र जो है क्या है बच्चों? विभाजित है। 1, 2, 3, 4। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है आगे।
भूवैज्ञानिक ने कहा, नहीं, हम भूकंप को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके प्रति जागरूकता पैदा करके इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। पत्रकारों ने पूछा, क्या भूकंप का प्रभाव सभी जगह एक ही तरह का होता है? भूवैज्ञानिकों ने बताया, ऐसा नहीं है। भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहा जाता है। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ ही कम हो जाता है। ठीक है, तो जहां से भूकंप शुरू होता है वहां सबसे ज्यादा भूकंप महसूस किए जाते हैं, और उसकी तरंग जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है उसकी तरंगे कैसे हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और इस तरह से वह दूरी बढ़ने से कम हो जाता है भूकंप का झटका। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है एवं वहां सर्वाधिक क्षति होती है। तो जो अधिक केंद्र होता है, जहां से भूकंप शुरू होता है, उसको उद्गम केंद्र, और उसके जो निकटतम जो जगह होता है अधिक केंद्र, वहां सबसे ज्यादा भूकंप महसूस किया जाता है। ठीक है, पत्रकारों ने पूछा, भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मजबूत मेज, पलंग या चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। आग वाले सामान, चिमनी, कमजोर छत या कमजोर दीवार से दूर हट जाना चाहिए। ठीक है, खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए। बिजली के खंभों, वृक्षों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह उखड़कर आप पर गिर सकते हैं। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तैयार रखना आदि होता है। तो वैज्ञानिक ने बताया कि हम भूकंप के झटके जो आते हैं उससे हम किस तरह से बच सकते हैं, ये बचाव के ये सब उपाय उन्होंने बताए। अब देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, ज्वालामुखी का क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, ये बीच के जो हिस्सा होता है उसे मैग्मा, वेंट, निकासन, क्रेटर, गैस एवं राख आदि का निकलना। तो ये जो ज्वालामुखी से क्या निकलता है बच्चों, गैस और राख जैसा और गीला पदार्थ निकलता है। ठीक है, लावा का बहाव, और ये जो है लावा का बहाव, भूप्रपट्टी मेंटल, और ये जो हमारा पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है क्रस्ट, जिसे हम भूप्रपट्टी कहते हैं, वह है। तो चलिए, भूकंप, बिहार की भूकंप क्षेत्र। तो ये बिहार की भूकंप क्षेत्र के बारे में बता रहा है। तीसरा, चौथा, पांचवा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल, गया, ये सब भूकंप के बिहार में क्षेत्र हैं जहां भूकंप आते हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका एवं खगड़िया। और पांचवा क्षेत्र है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज एवं दरभंगा। तो ये बिहार के वह क्षेत्र हैं जहां भूकंप जो है आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के बल। तो देखिए बच्चों, पृथ्वी पे दो प्रकार के बल होते हैं। इससे पहले मैंने अभी तुरंत आपको बताया था, आंतरिक बल, बाह्य बल। जो पृथ्वी के अंदर बल लगता है अंदर से, उसे आंतरिक बल कहते हैं, और जो बाह्य बल होता है वो पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है। तो आंतरिक बल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन भू संचलन और आकस्मिक भू संचलन। देखिए, जो अंदर से पृथ्वी के बल लगता है बच्चों, उसमें दो तरह का बल कार्य करता है। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक ये बल कार्य करता है। ठीक है, और यह बल जब हजारों वर्षों तक लगता है तब जाके महाद्वीप का निर्माण होता है या पर्वत का निर्माण होता है। इसीलिए इसे महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। तो जो पर्वत बनते हैं और जो महाद्वीप बनता है बच्चों, वो हजारों वर्ष के बल लगने के बाद, बहुत लंबे समय तक वह बल जब कार्य करता है तब जाके इन दोनों का निर्माण होता है। उसे ही दीर्घकालीन संचलन कहते हैं। आकस्मिक संचलन, दीर्घकालीन संचलन से मतलब जो इसमें बहुत समय लगता है उससे कम समय लगता है आकस्मिक संचलन का। तो आकस्मिक संचलन का जो आंतरिक बल कार्य करता है उससे क्या क्या बनता है बच्चों, ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन। ठीक है, धरती का धंसना या धरती का हिस्सा हट जाना जो कहते हैं भूस्खलन, और भूकंप, ज्वालामुखी। भूकंप हमने जाना, ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी जो है धरती के अंदर से लावा फूट कर जो बाहर निकलता है, आग, बिल्कुल आग, गैस जो निकलता है, राख, उसे ज्वालामुखी जो हम कहते हैं। और जो बाह्य बल होता है वो पृथ्वी के ऊपर लगता है। ठीक है,
उसमें क्या होता है, अन्नाच्छादन और ऋतुक्षय और अप्रदन। तो अन्नाच्छादन क्या होता है और ऋतुक्षय और अप्रदन क्या होता है, ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो बाह्यबल जो होता है बच्चों, पृथ्वी की सतह पर ऊपर लगता है, ठीक है। अन्नाच्छादन, ऋतुक्षय, अप्रदन। तो पहले हम ऋतुक्षय के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है बच्चों, जो चट्टानें होती हैं वो ताप से, जल से, वर्षा से, हिम से, कोहरा से क्या होता है, चट्टानें एक जगह जहां रहती है वो टूटती फूटती रहती हैं, ठीक है। चट्टानें क्या होती हैं बच्चों, मौसम की मार से वहां टूटती फूटती रहती हैं। उसे ही ऋतु क्षय कहा जाता है या अपक्षय कहा जाता है, चट्टानों का टूटना एक ही जगह पर। और अप्रदन क्या होता है कि जब ये चट्टानें टूटती हैं तो बहुत सारी चट्टानें जो शैल होते हैं उसमें वो चूर चूर होती हैं और वह चट्टानें पानी के साथ बहने लगती हैं और रगड़ खाते हुए धरातल पे क्या होता है, वो रगड़ खाते हुए आगे चल के दूसरी जगह चले जाकर इकट्ठा हो जाती हैं, जिसे हम अप्रदन कहते हैं, रगड़ जो खाता है। और ये ऋतुक्षय और जो अप्रदन होता है ये बाह्य बल के कारण होता है। और इन दोनों के सामूहिक मतलब दोनों को मिलाकर जो क्षय होता है, चट्टानों का टूटना फूटना और पानी के साथ वह बहते हुए और धरातल पे रगड़ खाते हुए जब दूसरी जगह जाके इकट्ठा होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अप्रदन। और अप्रदन और ऋतुक्षय को दोनों को मिलाकर इन दोनों प्रक्रियाओं को, सामूहिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, अन्नाच्छादन, ठीक है। क्या कहते हैं, अन्नाच्छादन। इसे दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर क्या कहते हैं, अन्नाच्छादन कहते हैं। ऋतुक्षय मतलब चट्टानों का टूटना फूटना मौसम की वजह से, जो बारिश, ताप, हिम, कोहरा की वजह से चट्टानों का टूटते हैं। और जो जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो भी चट्टानों की टूटने में सहयोग, कहीं ना कहीं उनका भी उसमें सहयोग होता है, जिस वजह से ये चट्टानें जो हैं वो खराब होती हैं, टूटती हैं। तो और ऋतुक्षय और अप्रदन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है बच्चों, सामूहिक प्रक्रिया को मिलाकर कहते हैं अन्नाच्छादन। तो पृथ्वी के दो बल होते हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल। अगर आप सिंपल भाषा में कहें, साधारण भाषा में, तो आंतरिक बल का काम होता है नए सृजन करना, धरती पर नई नई चीजों को बनाना, नई नई चीजों का निर्माण करना, ठीक है, आंतरिक बल से। और बाह्य बल क्या होता है, ये जो नई नई चीजों का निर्माण होता है, जब ये प्रक्रिया होता है, इस तरह से पर्वत बनते या महाद्वीप बनते हैं, तो जो धरती के ऊपर का जो समतलीकरण है, मतलब धरती को समतल करने का कार्य बाह्य बल करता है। मतलब उसे सीधा या अच्छा करने का काम क्या करता है, बाह्य बल करता है, ऊपर से उसका समतलीकरण करता है, ठीक है। अगले दिन अखबार में सारी बातें पढ़कर लोगों के मन का भय कुछ कम हुआ, परंतु शंभू के दिमाग में अभी कई प्रश्न उभर रहे थे कि क्या और क्या क्या होता होगा। उसने अपने भूगोल शिक्षक से ये बात पूछी। शिक्षक ने बताया, हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। क्या है बच्चों, हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ यानी चट्टानें पिघली अवस्था में होती हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। तो बच्चों आप ये बात समझे कि मैग्मा किसे कहते हैं, मैग्मा किसे कहते हैं हम बच्चों, मैग्मा हम इसे कहते हैं जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टान जो होता है बच्चों पिघली अवस्था में होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मैग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहता है। जहां कहीं भी पृथ्वी की परत कमजोर होती है वहां से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के रूप में निकल आता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, ज्वालामुखी कहते हैं। और ये मैग्मा क्या होता है, ये चट्टान जो पिघली अवस्था में माने पिघला इसका अवस्था होता है, जो धरती के अंदर पाया जाता है, उसे हम मैग्मा कहते हैं। और जब ये जहां पे दरार जो है वो धरती जो है परत जहां कमजोर होती है वहां से बाहर निकलने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ज्वालामुखी कहते हैं। चलिए, पृथ्वी के बलों का प्रभाव क्या क्या है। तनाव बल देखिए, एक बल इधर से लग रहा है और पृथ्वी पर एक बल इधर से लग रहा है, मतलब इस तरह से दोनों बल लग रहे हैं, ठीक है। भ्रंश रेखा, भ्रंश घाटी। भ्रंश क्या होता है, देखिए बच्चों, भ्रंश का इंग्लिश में कहते हैं उसको फॉल्ट कहते हैं। भ्रंश का अर्थ होता है जो प्लेटें होती हैं धरती के अंदर, जब वो टकराते हैं तो कुछ प्लेटें जो है बच्चों, एक ओर की प्लेट ऊपर हो जाती है और एक ओर की प्लेट नीचे हो जाती है, तो उसे हम भ्रंश कहते हैं, ठीक है। प्लेट्स क्या होती है बच्चों, ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसे हम भ्रंश कहते हैं। पर्वत, शिक्षक महोदय ने बताया कि आपने अपने आसपास कई पर्वत देखे होंगे। पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो।
ये पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, संचयन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ऊंचाई कम से कम क्या होना चाहिए बच्चों, 900 मीटर तक की ऊंचाई हो और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो, मतलब जो उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा, शिखर मतलब जो सबसे पहाड़ का ऊपर वाला हिस्सा हो वो पतला हो, संकुचित हो, ठीक है, इस तरह से संकुचित हो। तो चलिए वलित पर्वत पढ़ते हैं क्या होता है। दो विपरीत दिशाओं में जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है। इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, जिससे वलित या मोड़दार पर्वत बनते हैं। इसका उदाहरण है हिमालय, रॉकी आदि, ठीक है। दो विपरीत दिशाओं में से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है, दो विपरीत दिशा मतलब एक इधर से लगता है और एक इधर से, अलग अलग दिशा से जब बल लगता है तो वलित पर्वत का निर्माण होता है। भ्रंशोत्थ पर्वत, जब भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर भ्रंश के बीच के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है तो उसे भ्रंशोत्थ या ब्लॉक पर्वत कहते हैं, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। भ्रंशोत्थ पर्वत क्या है, भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है। तो देखिए यहाँ पे भ्रंशोत्थ पर्वत का यह एग्जाम्पल है, जो बीच का हिस्सा है जो बच्चों वह ऊपर बल के कारण, किसी बल के कारण ऊपर का हिस्सा ऊपर उठा रह जाता और इधर का हिस्सा नीचे आता, इसी क्या कहते हैं हम, भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। अब संचयन पर्वत, ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं तथा जब ये पर्वत का रूप ले लेते हैं उन्हें संचयन के पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है, जैसे जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो आदि। तो ये जो पर्वत होता है संचयन पर्वत, वो को ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। क्या होता है बच्चों इसमें, ये जो लावा होता है और ये जो अन्य पदार्थ होते हैं वो ठंडा होकर क्या हो जाता है बच्चों, जम जाता है और वह पर्वत का रूप ले लेता है। अब है अवशिष्ट पर्वत, अप्रदन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, जैसे अरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी आदि, ठीक है। तो जो अप्रदन होता है, मैंने बताया था कि चट्टाने जो हैं वह एक जगह से दूसरी जगह जो है वो टूट कर बहती चली जाती हैं हवा की वजह से, पानी की वजह से, और घर्षण होते रहता है धरती का, धरातल का क्या होता रहता है बच्चों, घर्षण होते रहता है, जिसकी वजह से इस अप्रदन शक्ति की वजह से क्या होता है, पर्वत का ही भाग क्या होता है बच्चों, टूट जाता है, कट जाता है या छट जाता है, पर्वत का ही भाग अप्रदन की वजह से। तो उसे पर्वत को हम अवशिष्ट, जो भूभाग जो बच जाता है उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पठार। अब क्या है बच्चों पॉइंट, पठार किसे कहते हैं। शंभू ने पूछा क्या ऊंचे, देखिए यहाँ पे संचयन पर्वत का ये चित्र दिया हुआ है। शंभू ने पूछा क्या ऊंचे नजर आने वाले स्थान पर्वत हैं। शिक्षक ने कहा नहीं, धरातल में वैसी आकृतियां भी हैं जो समुद्र तल या समीपवर्ती धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता है। यह प्राय खड़ी ढाल वाला होता है, इसकी ऊपरी सतह काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है, इसे ही पठार कहते हैं। कभी कभी पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती, इसके भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ चीजें, कुछ क्षेत्र जो है बच्चों हमें जो है पहाड़ जैसे नजर आते हैं, ठीक है, और बहुत ऊंचे नजर आने वाले जो होते हैं स्थान पर्वत पे होते हैं, और धरातल पे ऐसी आकृति होती है बच्चों जो एकदम से हमें लगता है कि ऊंचा है, पहाड़ जैसा है, लेकिन ये जो होता है पहाड़ जैसा, वो इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ही क्या होता है बच्चों, विस्तृत होता है, मतलब बहुत दूर तक ये ऊंचाई बनी हुई रहती है। तो इसे हम पर्वत नहीं पठार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम पर्वत नहीं, इसे क्या कहते हैं बच्चों, पठार कहते हैं। जो बहुत विस्तृत उसका क्षेत्र होता है, मतलब बहुत दूर तक फैला रहता है उसका ऊंचाई, उसे हम पठार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं पठार के। महाद्वीपीय पठार, शील्ड पठार, वायुड़ निक्षेप पठार, हिम नदीय निक्षेपण पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार। छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। अब है हमारा मैदान। मैदान किसे कहते हैं।
शिक्षक ने शंभू से पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐसा क्षेत्र नजर आता है जहां आमतौर पर सामान्य ढाल या प्राय समतल भूमि हो? शंभू ने सोचते हुए जवाब दिया, महाशय, है अपना बिहार। शिक्षक ने हंसते हुए कहा, हाँ, यहाँ गंगा का मैदान है। सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। ठीक है, तो जहाँ ढाल दी हुई होती है और जो समतल भूमि वाले क्षेत्रों से हम मैदान कहते हैं। ये समुद्र तल से ऊंचे या नीचे भी हो सकते हैं। तो ये जो ढाल होता है वह समुद्र तल, मतलब जो समुद्र होता है उससे नीचे भी थोड़ा हो सकता है, ऊपर भी। ये प्राय एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं। शंभू ने कहा, तब तो पृथ्वी की आंतरिक बल के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। शिक्षक ने कहा, बिल्कुल ठीक, और उन्होंने मुस्कुराते हुए शंभू की पीठ थपथपा दी। तो मैदान क्या होते हैं बच्चों? समुद्र तल से नीचे या थोड़े ऊपर पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है बच्चों? ढाल होता है, सामान्य ढाल होता है, और जो भूमि होती है वह समतल होती है। ठीक है, इसे हम मैदान कहते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं बच्चों? अब हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। यहाँ प्रश्न है, सही विकल्प को चुने। छोटा नागपुर क्या है? तो बच्चों छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर एक पठार है। क्या है बच्चों? छोटा नागपुर एक पठार है। तो दूसरा प्रश्न है, भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बच्चों? अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, तो भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को बच्चों 4 भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है। सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है, किसका उदाहरण है बच्चों? भ्रंशोत पर्वत का। ठीक है, भ्रंशोत पर्वत का। चलिए अब क्या है प्रश्न, मिलान कीजिए। हिमालय, हिमालय क्या है बच्चों? हिमालय जो है वह वलित पर्वत है। क्या है बच्चों? हिमालय वलित पर्वत है। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा क्या है बच्चों? यह संचयन पर्वत का उदाहरण है। अरावली, अरावली जो है वह अवशिष्ट पर्वत है। और दक्कन जो है वह लावा निर्मित पठार है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए में क्या है बच्चों? अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल। तो चलिए इसको लिखिए, इसको, इसकी परिभाषा या इसको स्पष्ट करिए। अधिकेंद्र, पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के सबसे निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ ही कम होती जाती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है एवं वहां सर्वाधिक क्षति होती है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा, और क्षति मतलब नुकसान। उद्गम केंद्र, भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब है सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। चौथा है रिएक्टर स्केल, भूकंप को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप क्यों आते हैं? पहला से लेकर 6 प्रश्न तक। तो चलिए इसको कहते हैं पहले से लेकर 6 प्रश्न तक, इसको हम लोग देखते हैं। भूकंप क्यों आते हैं? पृथ्वी के अंदर की सतह प्लेटों में विभाजित है जो हमेशा गतिमान रहती है। पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं। दूसरा प्रश्न है, भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूकंप का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तेज भूकंप आने के कारण छोटे बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं। बहुत से लोग मलबे में दब जाते हैं। सड़कें और पुल का नुकसान होता है। इस प्रकार भारी जान माल की हानि होती है। मतलब मलबे में दबने से बहुत लोग मर जाते हैं, सड़कें और पुल के धंसने से बहुत लोग मर जाते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ, चट्टानें पिघली अवस्था में होती हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहता है।
जहां कहीं भी पृथ्वी की परत कमजोर होती है या होता है, वहां से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के रूप में निकल आता है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर हुआ। अब है चौथे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न देखिए, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाले स्थल कृतियां कौन कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थल कृतियां अनेक हैं। ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का परिणाम है। वैसे ही पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से पहाड़ बनते हैं, पहाड़ियां बनती हैं और पठार बनते हैं। पठारों पर भी पहाड़ियां बनती हैं। ठीक है, ये चौथे प्रश्न का उत्तर हुआ। पांचवा प्रश्न है बच्चों, पर्वत के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वलित पर्वत पहला, 2 विपरीत दिशाओं में जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, जिससे वलित पर्वत कहते हैं, जैसे हिमालय, रॉकी आदि। दूसरा है भ्रंशोत्थ पर्वत, जब भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है, यहाँ 2 बार उठा हो गया है, ऊपर उठा रह जाता है तो उसे भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। उदाहरण, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, भारत का सतपुड़ा पर्वत। अब है तीसरा संचयन पर्वत, जब ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं तब ये पर्वत का रूप ले लेते हैं, तो इन्हें संचयन पर्वत कहते हैं। उदाहरण, जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत, अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, जैसे अरावली का पर्वत, पारस नाथ का पहाड़ी पर्वत आदि। ठीक है, छठा प्रश्न है बच्चों, भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बच सकते हैं। तो उत्तर है, भूकंप से होने वाली क्षति से हम तभी बच सकते हैं जब नागरिकों को इससे बचने के उपायों से अवगत या जागरूक कराएं। मतलब उनको बताएं कि हम कैसे बचेंगे। जब लोगों को जानकारी होगी तो ही वो बच पाएंगे। जो भी भवन या मकान निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल, ठीक है, करना, इससे भूकंप से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। तो भूकंप रोधी निर्माण क्या होता है बच्चों, ऐसे मकान बनाए जाते हैं जिससे वहां भूकंप के झटके कम से कम महसूस हो। अगर झटके आए भी तो वह मकान ध्वस्त ना हो, ना गिरे, उसे भूकंप रोधी निर्माण कहते हैं। भू आकृतियां, ठीक है, भू आकृति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर अनेकों प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। उदाहरण, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां आदि भू आकृतियों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो जो हमने आज पढ़ा आंतरिक बल के कारण पृथ्वी पे भू आकृतियां, तो ये जो चीजें होती हैं बच्चों, इसे ही हम भू आकृति कहते हैं। क्या पठार हैं, पर्वत, मैदान, घाटियां, ये सब क्या है, भू आकृतियां ही हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है, आंतरिक बल से होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट हुआ। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, इसके प्रश्न के उत्तर लिखना जरूरी नहीं होता। ये क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी जो हमें करना होता है। भूकंप एवं ज्वालामुखी संबंधित खबरों एवं चित्रों का संकलन, मानव जीवन पर इसके प्रभाव से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो पेपर में जो हम पढ़ते हैं भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, उसके बारे में आपको एक कॉपी में रिपोर्ट लिखना है कि क्या होता है, इससे मानव मतलब लोगों का क्या नुकसान होता है। तो हमें ये एक्टिविटी चित्र जो है, संकलन मतलब चित्रों को इकट्ठा करना है और चिपकाना है। दूसरा है, भारत के मानचित्र पर भूकंप के विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से दर्शाएं एवं कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो ये वाला जो है आपका बच्चों, यहाँ पे जो आपका दिया गया है, इसके लिए आप ये वाला कर सकते हैं। आप भारत का मानचित्र जो है खरीद कर, ये जो क्षेत्र है वो अलग अलग रंग से आप इसे दर्शा सकते हैं कि भारत के मानचित्र पर भूकंप वाले क्षेत्र हैं। इसे दूसरे रंग से, ये जाली वाला दूसरे रंग से,
ये लाइन जो दी गई है इसको दूसरे रंग से और इसको दूसरे रंग से, यानी 4 रंग से आप भारत के मानचित्र पर यह भूकंप क्षेत्र जो है दर्शा सकते हैं। जी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 क्षेत्र के बारे में इस तरह से लिखकर ये वाली एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो हमारा आज का यह पाठ यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग जब भी पढ़ेंगे हमारी दुनिया का वायुमंडल एवं इसका संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।